प्रोग्राम का सबसे पहले आगाज करेंगे सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के जिक्र के हवाले से, जिनका जस्ते खाकी पाकिस्तान पहुंच गया है। इनकी नमाज जनाजा कल बरोज़ जुमेरात इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। अरशद शरीफ के हवाले से हम आपको बताएं तो इनके पूरे स्टार कत्ल के ना सिर्फ जो कीनिया का मकामी मीडिया है बल्कि आलमी मीडिया भी इस पर सवालात उठा रहा है कि कैसे अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, और आलमी मीडिया के साथ पाकिस्तानी मीडिया भी इस हवाले से तहकीकात के इंतज़ार में है, मगर तहकीकात अभी तक शुरू नहीं हुई है। और इस अफसोसनाक वाक़े पे अगर हम बात करें, वैसे तो एज ए नेशन ये हमारी हैबिट है, लेकिन स्टिल अनफॉर्चुनेटली ये जो सियासी बयानबाजी है इसका सिलसिला शुरू क्या हुआ, ख़त्म ही नहीं हुआ था, ये जारी है। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब ने जी पेशावर में वकला कन्वेंशन से खिताब किया, कुछ मानी खेसी गुफ्तगू की और दावा किया कि हुकूमत की तब्दीली पर अरशद शरीफ को खामोश कराने के लिए धमकाया गया, घर जाकर डराया गया और उन्हें सच बोलने से रोका गया। मगर साथ साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि अरशद शरीफ की जो मौत है उस पर लोग जो मर्जी कहें, मुझे पता है कि अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग हुई है और जब तक जिंदा हूँ इन जालिमों का मुकाबला करता रहूँगा। ये इमरान खान साहब की स्टेटमेंट थी। दूसरी जानिब अरशद शरीफ साहब के जो कत्ल है इसके तहकीकात के लिए पाक फौज की जानिब से भी हुकूमत को ख़त लिखा गया है। मुहर्रिकात को सामने लाने के लिए आला सतह की तहकीकात कराने का भी मुतालबा किया गया है, जबकि DGI-SPR ने इदारे पर जो बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी है उसके करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया और साथ ये मेंशन किया कि इस बात का तयन होना चाहिए कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान से क्यों जाना पड़ा, किसने मजबूर किया और इस वाक़े को बुनियाद बनाकर कौन फ़ायदा उठा रहा है। दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया है और हकाइक पूरी कौम के सामने लाने का भी ऐलान किया है। मगर जो इस सारी स्टोरी की हाईलाइट थी वो कल ट्विटर पर एक अफसोसनाक चीज़ थी कि मरियम नवाज साहिबा ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की कीनिया में जो शहादत हुई इस पर हमदर्दी के दो बोल बोलने की बजाय उल्टा जो कह लेना लवाहिकीन के जख्मों पर नमक छिड़का और साथ साथ उन्होंने कहा किसी एक शख्स ने या खातून ने ट्वीट की हुई थी कि ताबूत की तस्वीर के साथ एक नाजेबा सा ट्वीट था, मैं मेंशन भी नहीं करना चाहूँ लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये एंकर कहता था कि नवाज शरीफ ने मरहूमा माँ को पार्सल करके भेजा है, दूसरों की बीमारी और मौत का मजाक उड़ाया। आज इस एंकर पर वक्त आ गया। वैसे तो ये इतनी नाजेबा ट्वीट थी कि इसको इग्नोर करना ही जिम्मेदारी थी, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने इतना ज़रूरी समझा और इसको रीट्वीट किया और कहा नहीं, ये इंसानों के लिए सबक है। मेरा दिल नहीं कर रहा है ये ट्वीट में रीट्वीट करूं, लेकिन ये इंसानों के लिए सबक है। इसके बरक्स जबकि उन्हीं की अहलिया ने, जवेरिया साहिबा ने अरशद शरीफ की जो तमाम तर ट्वीट्स थी जब मरियम नवाज साहिबा की वालिदा बीमार थी, जब उनका जो कह लें उनकी वफ़ात हुई, सबसे पहले अरशद शरीफ साहब ने उनकी सेहतयाबी के लिए दुआएं की। बहुत सारे ऐसे ट्वीट थे जो जवेरिया साहिबा ने जिनके स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें कहीं अरशद शरीफ की ये कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई जिसको मेंशन किया गया एक रैंडम सी ट्वीट में, लेकिन मरियम नवाज साहिबा को इसके बाद बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है एंड आई गेस और ये बनाया जाना भी चाहिए था, लेकिन उसका रिएक्शन ये आया कि मरियम नवाज साहिबा ने इस रद्द अमल पर हैरत का इजहार किया कि ऐसे उन्होंने कहा जी कि मैं माफ़ी मांगती हूँ, मेरा मकसद ऐसा नहीं था कि मैं लवाहिकीन की दिल आज़ारी करती या इस पे कुछ इस तरह की स्टेटमेंट देती। उन्होंने अपनी ट्वीट को डिलीट भी किया, लेकिन इस मौके पे जब उन्होंने ये रीट्वीट किया बहुत सी सहाफ़ी बरादरी के बहुत सीनियर लोग उन्होंने इस पर एतराज़ किया। उनका सबका यही कहना था, मेरे ख्याल से ये इस बात को हम सबको सोचना चाहिए कि कम से कम ऐसा मौका जब किसी की वफ़ात हुई हो, हम सबको सोचना चाहिए कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मुल्क पर ऐसे हालात हों, हमें ऑलरेडी इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं और जब किसी की मौत की खबर आए तो मेरा ख्याल है इस तरह की स्टेटमेंट से एज ए नेशन हम सबको, चाहे वो सियासतदान है, आम आदमी है, कोई भी है, आपकी जो भी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, हमें गुरेज करना चाहिए। सियासत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये कोई अच्छा ट्रेंड हम सेट नहीं कर रहे कि सोशल मीडिया पे कोई भी उठेगा, इदारों को तनकीद का निशाना बनाएगा, लोगों को कुछ बुरा भला कहेगा। तो लिहाजा सियासतदानों के साथ साथ आम लोगों से भी ये दरख्वास्त है कि बराह करम किसी की मौत को अपनी सियासत या अपनी पॉइंट स्कोरिंग
रिकॉर्डिंग की नज़र ना आने को अवॉइड करें और अल्लाह ताला अरशद शरीफ साहब के दर्जात बुलंद करें, उनके घर वालों को सब्र दे। कल बहुत ही दिल अजीब हो रहा था, उनकी जो भी जस्ते खाकी के मामलात हो रहे थे। कल उनका नमाज जनाजा अदा किया जाएगा और इस्लामाबाद के अंदर उस हवाले से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। प्रोग्राम में एज यूजुअल हमारे पास आगे बहुत कुछ है, कुछ लॉन्ग मार्च के हवाले से भी बात करेंगे, पॉलिटिकल सिचुएशन भी है। बताते हैं आपको आज की बड़ी खबर। जी बिलाखिर लॉन्ग मार्च की तारीख आ ही गई, सियासी महाजराई फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही है। वैसे मैं हर बार यही कहती हूँ लेकिन इसका कोई फैसला या आखिरी मरहला नहीं होता। इमरान खान साहब ने जी जुम्मे से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान बिलाखिर कर दिया है। इसका आगाज उन्होंने कहा जी कि लाहौर की लिबर्टी मार्केट से होगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, सिर्फ 3 दिन बाकी हैं और दावा ये किया जा रहा है कि ये तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा। इससे पहले कुछ अफवाहें सरगर्म थी और पंजाब में गवर्नर राज की बाज़गश्त भी शुरू हो गई थी, गैर जमहूरी इक़दाम की भी बातें चल रही थी। बज़ाहिर मुल्क में जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो हमें नज़र आ रही है, इक़्तिदार की जंग कहले शुरू होने वाली है। लेकिन दूसरी जानिब अनफॉर्चुनेटली हम इन तमाम तर सिचुएशंस में सैलाब मुतासरा इलाकों को नहीं भूल सकते और ना हमें भूलना चाहिए। लाखों अफराद की जिंदगियां स्टिल जी खतरे में है, मौसम सर्द हो रहा है, खून की बढ़ी है, सूरत हाल बद से बदतर होती चली जा रही है। 2 माह गुजर रहे हैं, कई इलाकों में अभी तक पानी खड़ा है, कुछ में मुतासरीन के बहुत सारे मसाइल है, बीमारियां। ऑब्वियसली हम सबको पता है कि ये इतना बड़ा चैलेंज है, इतना बड़ा डिजास्टर है जिसे निमटना इटसेल्फ बहुत बड़ा चैलेंज है। बड़ी तादाद में अगर हम बात करें, लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से भी खबरें हैं, लोगों का ज़रिया माश है ऑब्वियसली ख़त्म हो चुका है। खाने पीने में मुश्किलात है, हुकूमत की जानिब से किसी हद तक इमदाद का सिलसिला जारी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पैकेज 28 अरब से बढ़ाकर 70 अरब रुपए कर दिया गया है और हर मुतासिरा खानदान को 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अब तक तकरीबन 26 लाख जो 63,000 खानदानों में 66 अरब रुपये से ज़्यादा रकम तकसीम कर दी गई है और मजीद भी कोशिश की जा रही है कि जितना मुमकिन हो सके इन खानदानों को इमदाद मिले और इनके मसाइल ख़त्म हो। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। शाजिया मरी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया शाजिया मरी साहिबा एंड वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगी। शाजिया मरी साहिबा, सबसे पहले तो बिलाखिर ये जो लॉन्ग मार्च है जिसका बड़ा चर्चा चल रहा था, तारीख पर तारीख मिल रही थी, बिलाखिर इसकी तारीख आ गई। अब आपको क्या लगता है इस लॉन्ग मार्च का क्या इम्पैक्ट होगा? फिर हम सैलाब मुतासरीन की जानिब भी आएंगे। बहुत शुक्रिया मिला। मैं थोड़ा सुन रही थी, आपने अरशद शरीफ साहब की बात की और उनकी किलिंग के हवाले से जो बहुत ही अफसोसनाक है, और मेरा उनके साथ बहुत इंटरेक्शन टेलीविजन शोज में रहा, अदरवाइज भी मुख्तलिफ मौक़ों पर, ईद पर या त्यौहार होते थे तो ग्रीटिंग्स भी एक्सचेंज होती थी। तो बड़ा एक अजीब अफसोस के साथ एक बड़ा डिप्रेसिंग सा ये फीलिंग है टू लूज सच अ पर्सन। तो मैं तो आपके तवज्जुह से इस पे भी थोड़ा सा बात करूंगी। यकीनन आपका मौजू इस वक्त अब लॉन्ग मार्च की तरफ आप आई हैं, लेकिन मैं उनके मासूम बच्चे और उनकी फैमिली के साथ उनकी तकलीफ को मैं समझती हूँ कि मैं कहूँ भी तो शायद जो जिस दर्द से वो गुजर रहे हैं वो उन्हीं को पता है और अल्लाह ताला उन्हें सब्र अता फरमाए। आमीन। आपने जहाँ तक बात की है फ्लड के हवाले, लॉन्ग मार्च जो कॉल हुई है, देखें अर्मिला, बात ये कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह होते हैं, जाती डिफरेंसेस भी हो सकते हैं किसी के साथ, लेकिन जब मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल हो जहाँ अभी भी कई लोग हमारी मदद के लिए मुंतजिर हों, 11 अजला ऐसे हैं जहाँ पानी खड़ा है, अभी भी लोग पानी में अपने घरों को जा नहीं सकते, और जो लोग इस वक्त घरों को जा भी रहे हैं उनके पास भी जरूरत की वो तमाम चीजें नहीं हैं जो एक डिसेंट लाइफ गुजारने के लिए दरकार होती हैं। और इस तमाम सूरत हाल के अंदर अगर लोग ये भी सुने कि जी लॉन्ग मार्च हो रही है, तो यकीनन मैं फिर दोहराऊंगी, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह, लेकिन इस वक्त कौम को किस चीज की जरूरत है, क्या प्रायोरिटी है, ये देखने की जरूरत है। ठीक है, एक पॉलिटिकल डिफरेंस के तहत इमरान खान साहब जो हैं वो बज़िद है कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे, वो उनकी मर्जी है। मैं एक जमहूरी राइट है उनकी जमात का, उनका
और उससे तो इनकार नहीं है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की क्या प्रायोरिटीज है ये देखने की जरूरत है। अब उन्होंने कहा है कि वो जुम्मे के रोज क्या ऐलान करेंगे, आपने बताया नहीं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि लिबर्टी मार्केट से 11 बजे उनके जो लॉन्ग मार्च है उसका आगाज हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो अर्मिला अगर वो आना चाहते हैं, लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है, लेकिन मैं तो बहैसियत एक सियासी जमात के कारकुन के यही तजवीज़ होगी मेरी कि जो भी करें आइन को वायलेट ना करें, कानून को वायलेट अच्छा, ना करें। उन्होंने बोला है शाजिया मरी साहिबा कि हम इस बात पर हम एहतजाज करेंगे अगर हमारे जो आम इंतखाबात के हवाले से जो उनका टारगेट है बेसिकली, अगर वो मुतालबात पूरे हो जाते हैं तो वो शायद वापस भी आ जाएंगे। तो उन्होंने पुरअमन एहतजाज की कॉल तो दी है, लेकिन दूसरी जानिब आपको लगता है कि इस जिस तरह आपने खुद भी मेंशन किया कि जो सियासी अदम इस्तेहकाम है इससे ओवरऑल मुल्क के अंदर बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज को जो कहना ट्रिगर करेगा। हमारी इकॉनमी एक तरफ है, सलाह मुतासरीन एक तरफ है, दूसरी जानिब दीगर मामलात कुछ ना कुछ चलता रहता है। ऐसे में हुकूमत के लिए कितना चैलेंजिंग होगा इस लॉन्ग मार्च को जो कहने काउंटर करना। ऑब्वियसली हुकूमती मशीनरी हर जगह इन्वॉल्व होती है। बिल्कुल अर्मिला, यही मैंने कहा कि ये एक आसान बात तो नहीं होती ना। इमरान खान साहब ने बड़ी बात तो कर दी कि जी कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको याद है कि इन्हीं की इस तरह की मार्च के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस लाई गई थी और बाकायदा ये कहा गया था कि वो तो हथियार के साथ आए थे, इक्विप्ड आए थे, ये तो हमने जो है कंट्रोल कर लिया। तो ये बड़ी संगीन स्टेटमेंट्स उनकी आई पिछली इस एक्टिविटी के बाद भी। तो मैं तो इस बात पर पूरा एतमाद नहीं कर सकती हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब करने की कोशिश ना की जाए और बाद में फिर एक और बयान आ जाएगा। वो तो बयान बदलने में देर नहीं करते ना। अच्छा, दूसरी बात है कि देखिए अल्लाह अल्लाह करके कुछ हमारे सफारती ताल्लुकात दुनिया के कई ममालिक से बेहतर हुए, फातिफ से हमारा नाम चला गया, अल्लाह का शुक्र है। उसके अलावा हमने बहुत सारी अचीवमेंट्स थोड़े मुख्तसर वक्त में की हैं। अब अगर पाकिस्तान में दोबारा से इस तरह की सिचुएशन और परसेप्शन हमारा खराब होगा तो यकीनन उससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, बिल्कुल। शाजिया मरी साहिबा, हाँ जी, सैलाब की जानिब भी मैं आने वाली थी। दूसरी जानिब एक तरफ ये सारी जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, अब सैलाब मुतासरीन या मुतासरा इलाकों की भी अगर हम बात करें, आलमी रिपोर्ट्स भी बहुत कोई अच्छी हौसला अफजा नहीं है। उन्होंने कहा जी 1 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जाने का खदशा है, जो कि एक बहुत तशवीशनाक बात है। इन तमाम लोगों को ऑब्वियसली अभी तक तो हम रिलीफ वाले प्रोसेस में है, इनको दोबारा से इनके पैरों पर खड़ा करना, ज़िंदगी को बहाल करना, इनकी जो मौशी सूरत हाल है उसको बेहतर करना, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। क्या आप लोगों के इस हवाले से प्लान है, स्ट्रैटेजी है, क्या आप लोग इस हवाले से करें, अपडेट कीजिएगा। जी अर्मिला, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि 15.4 मिलियन से ज़ायद लोग जो है वो गुर्बत की तरफ गुर्बत में धकेल दिए गए हैं इस आफत की वजह से, इस चैलेंज की वजह से राधा। और एक बड़ा फिगर है ये जो इस वक्त तो असेसमेंट हो रही है ना, तो ये एक असेसमेंट में पहले 9 मिलियन की पॉपुलेशन का फिगर आया, फिर 15.4 मिलियन की पॉपुलेशन का फिगर दिया गया। और इस वक्त अगर आपसे बात हो रही है तो न्यूट्रिशन एक बड़ा मसला है, और उसके अंदर भी 7.1 मिलियन जो लोग हैं वो उनको जरूरत है, जिसमें से 3.9 मिलियन तो बड़ी टारगेटेड एक पॉपुलेशन है जिसको न्यूट्रिशन के हवाले से अशद ज़रूरत है। और जहाँ तक आपने भी बयान किया, सबसे बड़ा एक रिलीफ जो टारगेटेड रिलीफ हुकूमत की जानिब से 70 बिलियन जो 70 अरब रुपए की रकम तकसीम करने का अमल है, उसमें आपने दुरुस्त फरमाया 97% तो काम हो चुका है। और अब हमारे पास जो है वो कुछ 95,716 रिमेनिंग फैमिलीज हैं। हम आज तक आपके को मैं अपडेटेड फिगर दे दूं तो हमने तकरीबन 27,59,601 फैमिलीज को जो है कवर करना है 70 बिलियन में। लेकिन जो आपने बताया 2.66 मिलियन फैमिलीज यानी 26 लाख से ज्यादा फैमिलीज हम अब तक कवर कर चुके हैं। तो ये 97% तक हम कर चुके हैं, लेकिन अभी हमने 95,716 रिमेनिंग फैमिलीज को कवर करना है फर्स्ट फेज में।
ये हमारा अब ये फेज जो है वो अभी चल रहा है, लेकिन इसके इख्तिताम के बाद यकीनन हुकूमत देखेगी कि और जो है हम किस तरीके से मदद कर सके, क्योंकि मुआशी हालात पाकिस्तान के पहले ही साजगार नहीं थे और हमें ये फ्लड की सूरत हाल फेस करनी पड़ी। आज भी जैसे मैंने कहा 11 अजला में पानी खड़ा है, 2.2 मिलियन हाउसेस डैमेज हो चुके हैं, 1.1 मिलियन लाइफ स्टॉक हमारा जो है वो खत्म हो चुका है और इस सूरत हाल में 40 अरब डॉलर का तखमीना लगाया गया है टू जस्ट एड्रेस ये हमारा जो एक रिलीफ है। अच्छा शाजिया मरी साहब, एक बड़ा चैलेंज है। अच्छा शाजिया मरी साहब, दूसरी जानिब ये आपने जो बात की कि आप लोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमारे रिसोर्सेज, हमारे मुल्क के रिसोर्सेज हमें पता है कि एक लिमिटेड चीज़ है, हुकूमत के जितने रिसोर्सेज हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो आलमी बरादरी है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी जानिब से जो इमदाद है अनफॉर्चुनेटली हम कहेंगे आई है, बट स्टिल जिस हिसाब से तबाही हुई है उस तरह से हमें रिलीफ की एक सिचुएशन नज़र नहीं आई। इस ऐसी सूरत हाल में आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग है ये सारे चीज़ों को केटर करना विद लिमिटेड रिसोर्सेज? अर्मिला, यही तो बात है ना कि हमें इस मुल्क के अंदर यूनिटी की ज़रूरत है, और जब पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो हैं वो हावी हो जाते हैं इस तरह की कैटास्ट्रॉफीज के ऊपर, तो मुल्क के अंदर तो नुकसान होता है, लेकिन बाहर जो हम मैसेजिंग करते हैं उस पर भी नुकसान होता है। इतनी मेहनत और इतनी जिद्दोजहद करने के बाद जिस तरह की वर्ल्ड अटेंशन हमने ली है वो भी एक बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन जाहिर बात है दुनिया के अंदर जब यूक्रेन सबके लिए एक बड़ा मसला है, खुसूसन जो वेस्ट है उसके लिए, और फिर आप धकेल के लोगों को इस तरफ लाते हैं, अपनी तरफ अटेंशन लाते हैं, करते हैं, और फिर इमरान खान साहब की जमात से लोग कहते हैं जी पाकिस्तान की मदद ना करें, यहाँ पर ये सारा फेक है, ये चीजें ना मुल्क को नुकसान पहुंचाती है। मेरे पॉलिटिकल डिफरेंसेस कुछ भी हो किसी जमात से, बट व्हेन देयर इज अ कैटास्ट्रॉफी इन द कंट्री अर्मिला, तब हमें एक नजर आना चाहिए जिसकी जितनी भी ताकत और इन्फ्लुएंस हो वो इस्तेमाल करे ताकि इस मुल्क के लोगों की मदद हो सके। वो 11 अजला में जहाँ पानी खड़ा है, क्या वो नहीं देख रहे होंगे कि जी यहाँ हम तो अपनी जान और जिंदगी के लिए परेशान है, और मुल्क के एक और हिस्से में जहाँ पानी तो नहीं है लेकिन परेशानी भी नहीं है हमारी। बिल्कुल, ये जो है ना हमें बेहिसी का एक आलम है, ऐसे में हमें अपने सियासत को शायद साइड पे रख के अवाम के लिए सोचना होगा। थैंक यू वेरी मच शाजिया मरी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। शाजिया मरी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। सैलाब मुतासरा इलाकों में बहुत सारे अभी भी चैलेंजेस हैं, हुकूमत अपने तौर पे कोशिश करिए जी, आप भी कोशिश करें जितनी मुमकिन हो सके इमदाद करें इन लोगों की। मौसम बदल रहा है, इसके साथ साथ मौसम के साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आ रहे हैं, चाहे ग़िज़ाई किल्लत है, बीमारियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें हेल्प करने की ज़रूरत है, और अल्लाह करे इनकी मुश्किलात हल हों, जल्द से जल्द जो रिलीफ का प्रोसेस है वो तेज़ हो सके। हमारे साथ शाजिया मरी साहिबा थी, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आए और अब आपकी मुलाकात हम कराएंगे शाजीन सदीकी से, जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिस पर वो 6 साल से काम कर रही हैं, लोगों को मुख्तलिफ तरह से फ्रीलांसिंग की तरफ लेकर आ रही हैं, ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, कोर्सेज करवाए जाते हैं ताकि वो फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ। 15 साल की उम्र में शाजीन ने काम शुरू किया था, और फिर कई चैलेंजेस, ऑब्वियसली आपको पता है जब आप कोई स्टार्ट करते हैं काम तो उसमें चैलेंजेस तो होते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी कमाल तरीके से इसको परसू किया, और उनकी कामयाबी की बदौलत गुज़िश्ता साल उन्होंने 2 अवार्ड भी अपने नाम किए। और इस वक्त शाजीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। इनका जो प्लेटफॉर्म है वो है फ्रीलांसिंग बाय शाजी, और किस तरह से यहाँ पर जो है लोगों को फ्रीलांसिंग की तरफ लेकर आती हैं, किस तरह से उनको इंडिपेंडेंट करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम मलेशिया, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग हमारी साइड से। शाजीन कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, हम बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो ये आपने जो इतनी छोटी उम्र में अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट ही किया एक तरह से, क्या आपका थॉट प्रोसेस था, किस तरह से आप फ्रीलांसिंग की तरफ खुद आपका इंटरेस्ट हुआ और फिर आपने लोगों को भी इस हवाले से ट्रेन शुरू किया? बेसिकली मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन बस मैं कोई किताब पढ़ी थी जिसमें मुझे ये वर्ड दिखा, तो मुझे शुरू से आदत है जब भी मुझे किसी वर्ड की मीनिंग समझ नहीं आती है मैं हमेशा उसको गूगल करती हूँ। तो उसी तरीके से मैंने ये वर्ड गूगल किया, और जब मैंने इसके बारे में पढ़ा कि एग्जैक्टली क्या है, तो इट फेल्ट लाइक इट्स टू गुड टू बी ट्रू।
तो इसके ऊपर फिर मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट की एंड इवेंचुअली फिर मुझे पता चला कि ये चीज़ पाकिस्तान में भी होती है और काफ़ी लोग करते हैं, बट इसकी अवेयरनेस बहुत कम थी अराउंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, तो स्पेशली पाकिस्तान में। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि फिर इसके ऊपर थोड़ा काम किया जाए। मैंने 15 साल की उम्र से खुद काम स्टार्ट किया। मुझे 3 साल लगे फ्रीलांसिंग बाय शेज़ीन के स्टार्टअप के आइडिया को डेवलप करने में, बिकॉज मुझे कुछ काम नहीं आता, सो ट्राई टू लर्न माई सेल्फ। एंड उसके बाद फिर हमने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया इन 2019 एंड तब से लेके अब तक फिर हम लोगों ने फिर कोर्स ट्रेनिंग स्टार्ट की, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी बने एंड दैट्स हाउ इट ऑल वेंट ऑन। ओके लव। शाहजीन ये बताएं कि इस प्लेटफॉर्म से आप किस तरह की ट्रेनिंग या कोर्सेज आप लोगों को देती हैं और इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, जिसमें कोई स्किल ऑब्वियसली वो सीख सकें और जो उनकी प्रोफेशनल ज़िंदगी में उनके काम आ सके? बेसिकली इंटायर आइडिया जो इसके अराउंड डेवलप हुआ था वो ये था कि हम लोगों को जो औरतें हैं जो घर में बैठती हैं, उनको बाहर जाना अलाउड नहीं होता, जो लड़कियां हैं जिनको इजाज़त नहीं होती, उनके अराउंड ये आइडिया मेनली बेस हुआ था। स्टूडेंट्स के अराउंड हुआ था जिनके पास इतना टाइम नहीं होता, पार्ट टाइम कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई ये कोर्सेज बाकी लोग भी करवाते हैं, बट द डिफरेंस बिटवीन देम एंड अस इज कि हम लोग ये बहुत कम टाइम स्पेंड में करवाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग करवाते हैं बेसिक्स का कोर्स है जो फ्रीलांसिंग बेसिक्स सिखाते हैं, that's for 7 days. अगर हम सोशल मीडिया मैनेजिंग सिखा रहे हैं that's for 5 days. Then academic writing है that's also for 5 days. Graphic designing है वो थोड़ा लंबा कोर्स हमारा चाहते हैं that's for 10 days because वो ज्यादा डिटेल्ड है। But the reason is कि हम लोग मंथ्स कोर्स को नहीं चलाते, हम लोग डेज पे चलाते हैं। हम कम डेज में मैक्सिमम नॉलेज स्टूडेंट को देने की कोशिश करते हैं ताकि वो उसको जल्दी से सीख के एंड देन वो अपनी प्रैक्टिकल उसमें उसको यूज कर सकें स्किल को एंड देन वो अपना अर्निंग प्रोसेस ऑनलाइन स्टार्ट कर दें। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने जिस तरह से भी मेंशन किया, कितने लोग आपकी इस टीम का या आपके इस फॉर्म का हिस्सा हैं जो ट्रेनिंग्स में आपके साथ होते हैं, और जब ये ट्रेनिंग दी जाती है ऑब्वियसली तो स्पेसिफिकली अब तक आपने कितने लोगों को ट्रेन किया है जो फ्रीलांसिंग में अब अपना जो कह लेना स्किल सेट को आजमा रहे हैं? शुरू में तो हमारे पास कोई इतनी खास टीम नहीं थी, so basically it was just me. But then आहिस्ता आहिस्ता I now have 2 managers. I have a graphic designer who is working as instructor on my platform. उसके अलावा 3 courses हैं जो मैं खुद संभालती हूँ. We have a new instructor coming in for a new course, stock marketing के लिए. उसके अलावा my brother was a very very big help during this journey. He helped me throughout the entire thing. काफी स्टार्ट में मैं स्ट्रगल करी थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। जब बहुत लोग एकदम से आना शुरू हो गए तो उसने मेरी बहुत हेल्प की ऑर्डर सॉर्टिंग में। प्राइस साइज हमने अपनी वेबसाइट बनाई हुई, नाउ हैव अ वेबसाइट। और उसके अभी करेंटली टीम में वी हैव अराउंड 10 लोग जो हमारे साथ काम करते हैं, और हम लोग नए लोग भी कोशिश करते हैं कि जहाँ भी स्पेस खाली हो हम इंटर्न्स को हायर करें, उनको भी एक्सपीरियंस दें जितने भी यूनिवर्सिटी वगैरह में लोग हैं। उसके अलावा अगर आप स्टूडेंट बेस की बात करें, करेंटली सिंस 2019 अभी तक we've had more than 4,000 students on board with us. And currently भी हमारा एक बैच जा रहा है, उसमें भी we are out of stock for our slots within the first 7 days. लवली लवली, दैट्स अ वेरी गुड आउटपुट। ये बहुत अच्छा नंबर है शाहजीन अगर देखा जाए स्टार्टअप के लिए। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर स्टार्टअप का ऑब्वियसली या फ्रीलांसिंग का बहुत स्कोप है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर लोग जब भी फ्रीलांसिंग की तरफ आने लगते हैं थोड़े रिलक्टेंट होते हैं। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, फाइनेंसेस होते हैं, फिर एक्सपीरियंस ना होने के, कोई इनकरेज करने वाला नहीं होता, अकेले खुद से चीज़ों को स्टार्ट करना, ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब क्या उनको कहोगी, क्या टिप दोगी? बिकॉज आपने भी जैसा मेंशन किया आपने अकेले शुरू किया एंड देन आपकी टीम में और लोग आए। अब क्या गलती करते हैं नॉर्मली लोग कि फ्रीलांसिंग की तरफ आते हैं तो खुदा ना खास्ता नाकामी भी देखनी पड़ती है, उसको उस तरह से परस्यू नहीं कर पाते? असल में द एंटायर आइडिया बिहाइंड दिस इज कि पूरा ऑनलाइन काम है, तो ऑब्वियसली जो भी बंदा या कोई भी आना चाहेगा दे विल बी अ बिट रिलक्टेंट, जो बहुत ही अंडरस्टैंडेबल सी बात है। पाकिस्तान में दुनिया भर में एक्चुअली स्कैम्स बहुत होते हैं, तो मैं इतना बोलना चाहूंगी कि इट्स लेजिट काम वाकई होता है और वाकई आपको काम मिलता भी है, वाकई बहुत लोग ये करते हैं। पाकिस्तान 4th नंबर पे आता है दुनिया भर में जहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीलांसर्स पाए जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर आपको लगता है कि आप ये कोई स्किल करके एक्चुअली घर बैठ के पैसे कमा सकते हो एंड आपको लगता है कि यू हैव इट इन यू, देन आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए।
मैं ये नहीं कह रही कि मेरे पास आके करें, किसी भी दूसरे कहीं भी सोर्स आप से ट्राई करें। अब सिंस शाज़ीन हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, आई वांट कि कोई ऐसी 2-3 फील्ड्स आप बताओ, रिकमेंड करो जिसमें बहुत स्कोप हो फ्रीलांसिंग को लेके, और कोई भी मैसेज हमारे देखने वालों को देना चाहो इन 40 सेकेंड्स। ओके, सो बेसिकली मैं यही कहना चाहूंगी आप लोगों को कि डू व्हाट यू लव। अगर जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है, फ्रीलांसिंग बहुत बड़ी फील्ड है। अगर आप पर्सनल रिकमेंडेशन मांगे, मैं आपको ये बोलूंगी कि आप सबसे पहले बेसिक सीखें, बिकॉज वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मार्केट रेट, फ्रीलांसिंग के बेसिक्स, स्कैम से कैसे बचना, ये जानना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू कम इन एनी फील्ड ऑफ फ्रीलांसिंग। उसके अलावा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप लोग कंटेंट राइटिंग की तरफ भी जा सकते हैं, आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ भी जा सकते हैं, आप सोशल मीडिया मैनेजर की तरफ से भी जा सकते हैं। कोई भी चीज जो ऑनलाइन हो सकती है, जिसकी स्किल आप खुद ऑफर कर सकते हैं, यू कैन गो टुवर्ड्स इट, और वो फ्रीलांसिंग यानी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, जो आपको पसंद हो वो आप करें, और उसमें सक्सेस रेट है। शाज़ीन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू वेरी मच शाज़ीन, बहुत शुक्रिया कि आपसे बात करना लगा। और आप जैसी बच्चियाँ बहुत सारी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन हैं, जो अपने स्टार्ट करती हैं कोई ना कोई वेंचर और उसको परसू करती हैं, और बेहतरीन कामयाबी के साथ जो कह लें परसू करती हैं। शाज़ीन हमारे साथ मौजूद थी मलेशिया से। फ्रीलांसिंग के ऊपर हम बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात करवाएंगे एक्सप्रेसो हीरो से। वैसे तो इंसान को अगर किसी भी चीज़ के या किसी भी काम करने की लगन हो या जुस्तजू हो, तो वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हमारे सामने मिसाल के तौर पे मौजूद हैं, जो कुछ ना कुछ अपनी मंजिल को पाने के लिए करते रहते हैं, मुसलसल लगन के साथ लगे रहते हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं जिन्होंने मुख्तलिफ बेशुमार कौमी इवेंट्स के अंदर पाकिस्तान के लिए बॉक्सिंग के अंदर मेडल्स हासिल किए हैं, और वो तलाश में है कि उनके जो ये बॉक्सिंग का सिलसिला है, इसको आगे बढ़ने के लिए कोई स्पॉन्सर मिले और वो मेडल्स जीतें। इससे भी ज़्यादा मेडल्स जीतें। जब मैं इनसे बात करी थी ऑफ एयर, तो इतने सारे मेडल्स थे इनके पास। और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि जो अपना तमाम तर कौमी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी बॉक्सिंग करते हैं, उसको परसू करें, अपना जो ख़र्चा है सब्ज़ी मंडी में काम करके पूरा करते हैं। यानी अपना ये काम तो साथ साथ जारी रखे हुए हैं, लेकिन अपने शौक़ को भी पूरा कर रहे हैं। इस वक्त शेरबाज हमारे साथ, शेरबाज मरी हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बात करते हैं। कोयटा से इनका ताल्लुक़ है, इनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया शेरबाज, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मिस, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। शेरबाज, आपके मेडल्स देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है, माशाल्लाह इतने ज़्यादा मेडल्स हैं। और मैंने आपसे पूछा कि ये मेडल्स जो हैं इनको कितनी मुश्किल से लेना पड़ते हैं, तो आपका जवाब बड़ा ज़बरदस्त था। मैं चाहूँगी हमारे देखने वालों को भी बताएं कि ये इतने सारे मेडल जीतना आसान काम नहीं है। जी बिल्कुल मैम, यही बात है। इन मेडलों के पीछे बहुत सारी मेहनत है, 12 साल की मेहनत है, 12 साल की लगन है, 12 साल की कोशिश है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दी, हमने मेहनत की। तो बहुत सारे मेडल हैं। हर मेडल के लिए जो है हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है, हमें अपनी जोर लगानी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है, तो फिर अल्लाह इज़्ज़त दे देता है। बेशक। शेरबाज, ये बताएं कि आपको बॉक्सिंग का शौक़ कैसे हुआ? आप काम तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने इस खेल को जारी रखना कितना मुश्किल है, और कब से? जैसे आपने कहा 12 साल की मेहनत है, तो आपने कब से इसको शुरू किया बाकायदा तौर पर? बस मैम, मैंने इसको 2011 से स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने जो किक बॉक्सिंग उशू वो गेम शुरू की। हमें मतलब शौक़ था कुछ बनने के लिए ना, तो हमने ये सोचा कि पूरी ज़िंदगी तो मजदूरी और काम, ये तो इंसान के बस फितरत में ये इंसान को कुछ करना है। तो हमने ये सोचा कि आओ हम कुछ ऐसा करें कि लोग हमें माने कि यार बेशक आप एक ऐसा अच्छा काम कर रहे हो जो करना चाहिए, जो लोगों को एक पैगाम देनी चाहिए, ताकि आने वाली यूथ, आने वाली नस्ल हमें देखकर वो भी हमारे साथ साथ एक ऐसा कुछ करें जिनसे मुल्क और माशरे को फ़ायदा हो। बेशक, ज़बरदस्त। तो अब मुझे अपनी ट्रेनिंग के हवाले से बताएं, आप किस तरह से मैनेज करते हैं? आप ऑब्वियसली सब्ज़ी मंडी भी जाते हैं, वहाँ भी काम करते हैं, फिर आप अपनी बॉक्सिंग वाला सिलसिला इसको भी रखते हैं। ट्रेनिंग का क्या टाइम है, कितने घंटे ट्रेन करते हैं, आप इस हवाले से बताएं। जी हाँ बिल्कुल मैम, हमें तो सुबह फर्स्ट टाइम उठना पड़ता है, वो हज़ारगंजी जाना पड़ता है ना, जो हमारी सब्ज़ी मंडी है, वहाँ पर हम जाते हैं। जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, जो गाड़ी आती हैं उनमें सब्ज़ी होते हैं, उनको हमें गाड़ी खाली करने पड़ते हैं, फिर उनकी लोडिंग वगैरह, वो मतलब
दोपहर 4-5 बजे तक हमें वहाँ सब्जी मंडी में काम करना पड़ता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम आते हैं अपने बॉक्सिंग क्लब जो हमारी जिम है, तो वहीं पर जो है हमें 2-2.5-3 घंटे टफ ट्रेनिंग करनी पड़ती है अगर हमारे कुछ फाइट वगैरह ना हो, मुकाबले या कोई इवेंट ना हो। जब इवेंट आते हैं जब इवेंट आते हैं तो हमें क्या तकरीबन उनसे पहले कहा जाता है कि भाई आने वाली मतलब 1 माह बाद इवेंट है या 25 दिन बाद या 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद, तब हम जो है उसके लिए फिर अलग ट्रेनिंग ज्यादा ट्रेनिंग, फिर हमें डबल ट्रेनिंग। ठीक है। अच्छा शेरबाज ये बताएं, आपने ट्रेनिंग और इवेंट्स का जिक्र किया, अब तक आपने कितने इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है जिसमें आपको इतने सारे मेडल्स मिले हैं? टोटल कितने इवेंट्स हैं? मैम इनमें इंशाल्लाह मैं मतलब इंशाल्लाह कह के कहूँगा ताकि इंसान झूठा ना हो, तकरीबन मैंने 50 से ज्यादा इवेंट खेले हुए हैं और इनमें बहुत सारे इवेंट नेशनल हैं, बहुत सारे इवेंट नेशनल हैं, बहुत आल बलूचिस्तान है, बहुत सारे जो है सिंध बलूचिस्तान है और फिर क्वेटा ये वो वगैरह, उनको तो हिसाब ही नहीं करें। जबरदस्त। तो आप मुझे ये बताएं कि जब आप इन इवेंट्स पे जाते हैं तो ये सारा खर्चा आप खुद उठाते हैं, आपके पास कोई स्पॉन्सर है, या अगर आप हुकूमत से कोई रिक्वेस्ट करना चाहें कि आपको स्पॉन्सर किया जाए ताकि आप नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पर जाएं? जी बिल्कुल, अभी भी मेरे दोस्त हैं निसार खान, अल्हम्दुलिल्लाह, उसको आप भी शायद जानते होंगे, वो जो है पाकिस्तान का टॉप क्लास बॉक्सर है। उनका और मेरा और मेरे एक और दोस्त हैं, हम तीनों का नाम आया था ताजिकिस्तान में जो हमारी किक बॉक्सिंग फाइट थी। उनके लिए मैंने मतलब मीडिया में रिपोर्ट दिए, गवर्नमेंट को खास, और बहुत सारे दफ्तरों में गया, लेकिन किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। मेरा दोस्त चला गया और मैं यहीं पर रह गया। तो मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि हम भी अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं और हमारे पास टैलेंट भी है, हमने ट्रायल भी दी हुए हैं और ट्रायलों से जीत भी गए हैं। हमारा हक बनता है ताकि हमें भी मौका दिया जाए कि हम भी जाएं बाहर, अपना मुल्क का नाम रोशन करें और पाकिस्तान का झंडा बाहर लहराएं। बेशक आपका हक है, आप मेहनती हैं, आपने अचीव किया है तो आपका डेफिनेटली राइट है और हुकूमत को इस हवाले से ज़रूर करना चाहिए। दूसरी जानिब इन पे कोई मैसेज आप देना चाहें शेरबाज अपने देखने वालों को जो आपको देखकर इंस्पायर होते हैं? जी बिल्कुल, मैं अपने देखने वालों को सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यार आप भी मेहनत करें, आप भी स्पोर्ट्स की तरफ आएँ। जो हमारा माशरा है, बस मुझे कहना है, लेकिन मैं कहना तो नहीं चाहता, जो हमारे मतलब माशरे में ज़्यादातर नशा आम हुआ है, स्मगलिंग, नशा, ये वो वगैरह, उनसे जो है आने वाली यूथ मतलब बहुत पीछे रह जाएगी। मेरा यही पैगाम है कि सब स्पोर्ट्स की तरफ आए और गवर्नमेंट को, ठीक, हाँ जी, गवर्नमेंट को क्या गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बलूचिस्तान के जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, पहले पाकिस्तान के तो बिल्कुल है, जो हमारे बलूचिस्तान के स्पोर्ट्समैन हैं, बॉक्सर हैं, किक बॉक्सर हैं, जो हमारे मतलब अच्छे एथलीट हैं, उनको सपोर्ट किया जाए ताकि बेशक उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए। बहुत टैलेंट है और शेरबाज आपने रुकना नहीं है, आपने रहना है और आप एक दिन जरूर कामयाब होंगे और इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। शेरबाज हमारे साथ मौजूद थे, अभी मैं एक ब्रेक ले। बैक टू एक्सप्रेसो, बात करेंगे कुछ क्रिकेट के हवाले से। तो T20 वर्ल्ड कप सुपर 12 मरहले के दिलचस्प और थ्रिलिंग किस्म के मैचेस जारी हैं। गुज़िश्ता रोज ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान मैच खेला गया जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीत गया। अब जो T20 वर्ल्ड कप है, कौमी टीम इसमें पर्थ में मौजूद है। कौमी टीम ने गुज़िश्ता रोज भरपूर प्रैक्टिस की और टीम जुमेरात को यानी कल के दिन जिम्बाब्वे के साथ अपना दूसरा मैच खेलेगी। और पिच के हवाले से, पर्थ की कंडीशंस के हवाले से ओवरऑल हम बात करने वाले हैं। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, उनसे हम बात करेंगे। पर्थ, सलीम खालिक साहब, थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम आवर साइड। मेरे ख्याल से वहाँ पे तो आपने बताया दोपहर हो गई है। ये बताएं कि मौसम कैसा है पर्थ का? कौमी टीम ने भरपूर प्रैक्टिस की है, आपको वो जो क्रिकेटिंग एक एटमॉस्फेयर है आप उसको एंजॉय करें? बिल्कुल, मौसम जो है अच्छा है यहाँ का। क्रिकेट के लिहाज से भी बारिश का मैं चेक कर रहा था, अगले 4-5 दिन तक कोई ऐसी फोरकास्ट नहीं है। इसका मतलब है कि जिम्बाब्वे और फिर नीदरलैंड से जो पाकिस्तान के अगले दोनों मैचेस हैं वो अच्छी तरह हो जाएंगे। एक चीज ये, बाकी पिच की जो बात आप अभी कर रही थी, तो पर्थ की जो रिवायती पिच होती है वो तो बहुत ज्यादा फास्ट होती थी, लोग डरते थे यहाँ खेलते हुए। पहले वो होता था वाका पर्थ,
अब ये एक नया ग्राउंड है जिसका नाम है पर्थ स्टेडियम। यहाँ की पिच जो है वो बेहतर है। जैसे कल आपने श्रीलंका वाला जो मैच जिक्र किया, ऑस्ट्रेलिया, देखा होगा कि इसमें छक्के भी लग रहे थे और एस्टोनियंस ने सिर्फ 17 बॉल्स पर रिकॉर्ड 50 बनाई थी। श्रीलंका ने भी बेहतर बैटिंग की थी वहां पे। तो पिच जो है वो अच्छी बॉलिंग अगर आप करेंगे, फास्ट बॉलर खास तौर पे, तो उनको मदद भी मिलेगी, लेकिन बैटिंग भी कर सकते हैं। वैसी नहीं है वाका पर्थ जैसी पिच कि जहां पर सिर्फ बॉलर्स का ही राज था। मौसम का बता दिया आपको, पिच का बता दिया, क्रिकेट का बड़ा अच्छा माहौल है। और ये ऑप्टस स्टेडियम या पर्थ स्टेडियम जो है बहुत खूबसूरत स्टेडियम है। मैं कहता हूँ दुनिया की चंद खूबसूरत तरीन स्टेडियम्स में है, क्योंकि आप मैच देखेंगे जब टेलीविजन पे तो आपको नजर आएगा कि साथ ही रिवर है, वो रिवर वो वहां पर है। वापस जब जा रहे होते हैं वॉक करते हुए तो भी रिवर के दोनों तरफ से आप बीच में एक पुल बनाया हुआ है, उसके ऊपर से पैदल आप जा रहे होते हैं। तो एक जबरदस्त यहाँ पर एक माहौल। वर्ल्ड कप को हम हर तरह से एंजॉय करेंगे, चाहे वो विजुअल्स की शक्ल में हो, गेम की शक्ल में, क्योंकि मैचेस तो ऑलरेडी बड़े एक्साइटिंग हो रहे हैं। सलीम खालिक साहब, ये जो इंडिया के साथ ऑब्वियसली बड़ा एक हमारा मैच हम हारे और बड़े एंड पे आके हारे, एक बॉल पे एक रन। अब ऑब्वियसली टीम का इंडिया के साथ जब मुकाबला होता है ना तो हमारा मोरल थोड़ा सा एज ए नेशन डाउन होता है, लेकिन टीम का भी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मामला होंगे। अब जिम्बाब्वे के साथ मैच है, आगे अच्छी टीम्स हैं जिनके साथ हमने खेलना है। आप कौमी टीम की ओवरऑल जो बॉडी लैंग्वेज है, क्योंकि कल उन्होंने प्रैक्टिस भी की, किस तरह से देखते हैं उनको? इंडिया के खिलाफ जो मैच हारे ना, वो एक मिस्ट्री है, कैसे हार गए किसी को यकीन नहीं था कि पाकिस्तान वो मैच जो है नहीं जीत पाएगा। बल्कि मैं बताऊं, कुछ लोग तो इंडियंस जो थे वो कहने भी लगे थे यार अब हम जा रहे हैं, कोहली है क्या जितवाएगा। क्योंकि कोहली को जिस तरह हमारे बहुत सारे लोग बाबर के बारे में कहते हैं ना कि उनको मोहब्बत भी बहुत करते हैं, साथ में कहते भी बहुत बॉलें खेलते हैं, कोहली के बारे में भी लोग कहते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए वो जाया जाता है। लेकिन वो जीत गए 3 ओवर में 48 रन। आप बताएं अनुला, कोई सोच भी नहीं सकता कि बना लेगा, लेकिन वो बन गए थे। तो डेफिनेटली जब ऐसा जीता हुआ मैच हारे तो प्लेयर्स थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं। अब ये टीम मैनेजमेंट का काम है और उसने कोशिश भी, क्योंकि कल ट्रेनिंग सेशन हुआ और फखर ने भी जो है बैटिंग प्रैक्टिस की थी। लेकिन फखर, मुझे जो इत्तलात मिल रही है वो यही है कि अभी 100% फिट नहीं है, रिहैब उनका चल रहा है। तो हो सकता है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ भी उनको नहीं खिलाया जाए। शाहीन आफरीदी के बारे में भी सवाल बहुत उठे, फॉर्मर क्रिकेटर्स ने भी सवाल उठाए और हमने खुद भी देखा, आपने टेलीविजन पे देखा होगा, मैंने स्टेडियम में देखा कि वो उस स्पीड से उस तरह भाग भी नहीं रहे, बॉल करते हुए भी वो जान नहीं लगा रहे जो शाहीन आफरीदी हमें असल नजर आता है। लेकिन जब सबसे बड़ा मसला है कि हमारे पास जो बेंच स्ट्रेंथ है उसमें भी वो इतने ज्यादा प्लेयर मौजूद नहीं है। बैटिंग की अगर हम बात करें, हैदर और आसिफ जो है वो इतना परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन फिर किसको खिलाएं? फखर इंजर्ड है, खुशदिल की अच्छी फॉर्म नहीं है। शायद वसीम जूनियर को जो है शाहीन की जगह, अगर रेस्ट कराए शाहीन की जगह तो उनको खिलाएंगे, और अगर शाहीन को खिलाया तो हो सकता है एक बैट्समैन किसी को कम कर दिया जाए, हैदर को या आसिफ और वसीम को लाया जाए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आपने खुद कहा कि बेंच स्ट्रेंथ हमारे पास उस तरह से नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से भी आपने जैसा खुद भी मेंशन किया, मैं कुछ लोगों का तज्जिया भी सुन रही थी जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो यही कह रहे थे कि नॉर्मली जब आप किसी इंजरी से और इतनी मेजर इंजरी से वापस आते हैं तो आप खुद भी थोड़े डरे हुए होते हैं, क्योंकि आपका पूरा करियर रिलाय कर रहा होता है उसके ऊपर कि अनफॉर्चुनेटली आप परफॉर्म करें या ना करें, आपकी इंजरी अगर दोबारा से हो जाए तो फिर मुश्किलात शुरू हो जाती हैं। इससे आपको लगता है कुछ ऑब्वियसली फिजिकल स्ट्रेंथ का भी इशू होगा, इंजरी के बाद रिकवर करना, कुछ इंसान के दिल में जो डर होता है वो भी शाहीन शाह अफरीदी कहीं ना कहीं उसका शिकार हो रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि जो ये नी इंजरी होती है उसके बाद डर होता है कि यार मैं भाग के आ रहा हूँ, जोर लगा रहा हूँ, फिर घुटने में अगर दोबारा कोई मसला हो गया तो फिर मेरा कैरियर ही खत्म हो सकता है। ये बात होती है। थोड़ा सा मैं ये भी कहूंगा कि टीम मैनेजमेंट ने जल्दबाजी की। शाहीन की मौजूदा हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी उनको थोड़ा रेस्ट और कराते तो बेहतर है। शायद इंडिया के खिलाफ मैच ही इतना बड़ा था कि शाहीन अगर जो है, उनका नाम ही जो है काफी था। अगर पहले ही होता कि शाहीन फिट नहीं है, वो नहीं खेल रहा, तो हो सकता है इंडियन टीम और ऊपर आती। तैयारी नसीम की करके आ गए, अब वो शाहीन शाह की करके आए थे, आगे नसीम और हारिस मिल गया, तो ये भी तो बात है ना सलीम खालिक साहब। आपने यार कोहली के छक्के नहीं देखे जो हारिस को लगाए? नहीं, हमने आउट होना भी तो देखा। मैं वैसे इस मैच पे अफसरदा जरूर थी, लेकिन मुझे ये था कि मुकाबला भरपूर किया है पाकिस्तानी टीम ने, ये नहीं कि बड़े मार्जिन से हारे हो। कुछ गलतियां ऑब्वियसली हमारी थी, लेकिन स्टिल मुझे ये है कि अच्छी क्रिकेट खेली है।
क्रिकेट तो नो डाउट बहुत अच्छी हुई, लेकिन ये मैच हम जीते हुए थे, यू कैन से हम 90% ये मैच जीते हुए थे। फिर तो फाइट करके हारना भी एक अजीब सी बात ही थी। लेकिन अब देखें, अब 2 अगले मैचेस जो है वो कमजोर हरीफों से है। फुली पाकिस्तान टीम उसमें अच्छा परफॉर्म करे, ना सिर्फ अच्छा परफॉर्म करे जीते, बल्कि नेट रन रेट पे भी नजर रखे। क्योंकि लकीली एक हमारे लिए अच्छा हुआ है कि साउथ अफ्रीका का जो एक मैच था, ऑलमोस्ट जीता हुआ मैच था बांग्लादेश के खिलाफ, वो वॉश आउट हो गया। 1 पॉइंट शेयर करना पड़ा साउथ अफ्रीका को। तो ये आगे जाके ये सारी चीजें बड़ी काम आएंगी हमारे भी, और साउथ अफ्रीका को जाहिर उससे नुकसान भी होगा। तो अब साथ में टीम मैनेजमेंट को इस चीज पे भी नजर रखनी है कि नेट रन, आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया लग रहा था कि बहुत जल्दी जल्दी मैच खत्म कर दे। ऐसा नहीं था कि उनका दिल चाह रहा था कि वो छक्के मारे, जल्दी कर जाए, सो जाए। उनके जहन में यही था कि भाई नेट रन रेट जो है उनके ग्रुप का जो जिस तरह से है वो सोच रहे थे उस बारे में भी। सही, ठीक हो गया। अच्छा सलीम खालिक साहब, आप जरा हम आते हैं ना अपनी मिडिल ऑर्डर की तरफ, क्योंकि हमने इस पे बड़ा क्रिटिसाइज करते रहे हैं, लेकिन शान मसूद ने बड़ी जिम्मेदाराना किस्म की इनिंग्स खेली, उसके बाद अच्छा उनका एक स्कोर रहा इंडिया के खिलाफ मैच में बात करें। सो व्हाट डू यू सी कि अब जो टीम का मोमेंटम आया है पहले मैच के बाद, जो मिडिल ऑर्डर का, ये आगे इस तरह से चलेगा, और जो मिडिल ऑर्डर ने रिजवान और बाबर के बाद जिम्मेदारी संभाली वो बेहतर थी? अगर फ्रैंकली आप मुझसे पूछे तो शान मसूद ने बहुत ज्यादा बॉल्स खेली, और मेरे ख्याल है 17 या 18 ओवर में उनकी 50 हुई थी, और वो 1.1 ओवर में पाकिस्तान की पहली विकेट गिरी थी जब बाबर जो है आउट हुए थे। ठीक है, एक एंड उन्होंने रोके रखा, लेकिन थोड़ा सा पाकिस्तान को पॉजिटिव क्रिकेट खेलना पड़ेगी, थोड़ा स्कोर करना पड़ेगा, तभी फिर हम जाके जाहिर है बड़ा स्कोर बना सकते हैं। क्योंकि मिडिल ऑर्डर जो है, अब भी मैं ये कहूंगा कि उसकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है। खास तौर पर जो क्वेश्चन मार्क हैं वो आसिफ पे आते हैं, हैदर पर आते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इन प्लेयर्स को रखा हुआ है कि जी जाएंगे, पावर करेंगे, थोड़ा रन बनाएंगे। लेकिन अगर आप थ्रू आउट इनकी परफॉर्मेंस देखें, पेपर पे ही निकाल लें, वसीम साहब जो मोहम्मद वसीम है बहुत ज्यादा लैपटॉप पे अपने निसार करते हैं, जाए इसको खोलें, खुशदिल शाह, हैदर अली, आसिफ अली की पिछले कुछ मैचेस की परफॉर्मेंस निकाल लें, कैरियर की परफॉर्मेंस निकाल लें, तो वो अप टू द मार्क नहीं है। तो सिलेक्शन पे इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। हम टीम मैनेजमेंट को बुरा भला कहते हैं, लेकिन उनके पास जो प्लेयर्स हैं जाहिर है उन्हीं को खिलाना है ना। 15 प्लेयर हैं, और वो बदकिस्मती से बेंच स्ट्रेंथ जैसे मैंने जिक्र किया वो है ही नहीं हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग। तो सलीम खालिक साहब, अब जो हमारा जिम्बाब्वे से मैच है, और उस हवाले से भी अगर हम बात करें, तैयारी को आप किस तरह से देखते हैं? और मैं क्राउड की ज़रूर बात करूंगी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली हमने देखा बहुत ही पावर पैक किस्म का जो स्टेडियम भरा हुआ था, और वहाँ पर लोग बहुत तादाद में आए। अब आगे जाके, अब ये पोर्ट में जो स्टेडियम आपने कहा कि खूबसूरत तो बहुत है, इसमें आपको ऑडियंस या जो कह लें मैच देखने जो लोग आ रहे हैं, उनकी जो एक्साइटमेंट है, या आपको क्या लगता है किस तरह से होगा? क्या वही स्ट्रेंथ हमें यहाँ भी इन मैचेस में देखने को मिलेगी? पर्थ का जो स्टेडियम है ये मल्टीपर्पज है, और भी गेम्स में होते हैं, रग्बी भी होती है, ऑस्ट्रेलिया भी फुटबॉल भी होती है। 60,000 से ज्यादा यहाँ पर क्राउड की गुंजाइश है। लेकिन कल ऑस्ट्रेलिया का मैच था जो लोकल टीम है, लेकिन 25,000 लोग आए थे, 25, यानी हाफ ऑफ द स्टेडियम फिल नहीं था। तो पाकिस्तान के मैच में भी बहुत ज्यादा क्राउड नहीं आएगा। और मैं आज ऐसे ही चेक कर रहा था तो टिकट्स अब भी अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ होती तो आपको टिकट मिल जाता आराम से मैच देखने का। लाहौर में तो मिलता नहीं है सलीम खालिक साहब, यहाँ पे ढूंढते रहते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया बुला रहे हैं। अच्छा, इस दूसरी जानब अब आपने मैचेस की बात कर ली है, अब जरा ओवरऑल, चूंकि दीगर टीम्स भी हैं, हमने अफगानिस्तान को भी डिस्कस किया, चूंकि ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, और इनके मुकाबले में पाकिस्तान के लिए खेलना, दो कि हमारा अच्छा एक सेटअप है, हमने न्यूजीलैंड वाली जो सीरीज जीती, वैसे भी इंग्लैंड के साथ जो हमारे मैचेस रहे बड़े अच्छे रहे। अब चूंकि वर्ल्ड कप के लिए हर टीम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आती है, ऐसे में पाकिस्तानी टीम कहीं ना कहीं अब हम देख रहे हैं थोड़ी स्ट्रगल की है। बाकी टीम्स भी तो हमें टफ टाइम दे सकती हैं। बिल्कुल, लेकिन अभी हमारा जो पहला एक एम होना चाहिए, या पहली जो नजर रखनी चाहिए, वो रखनी चाहिए सेमीफाइनल में। वो बाकी बात की बातें अभी हमारे सामने है, जिम्बाब्वे, फिर नीदरलैंड, फिर हमारा मैच होना साउथ अफ्रीका, फिर बांग्लादेश, इनको देखना है। और अब वो एक मैच हम हार चुके हैं, हमारी टीम अब प्रेशर में है। बज़ाहिर 3 मैचेस हमारे जो है वो हल्के हैं, एक मैच जो है थोड़ा टफ होगा, लेकिन छोटी टीमें भी जो हैं अक्सर हम लोगों को परेशान कर देती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हम लोगों को बिल्कुल कदम जमीन पे रखते हुए और अच्छा खेल पेश करना पड़ेगा, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर एक मैच अब भी और हार गए
तो फिर शोएब अख्तर की बात सही हो जाएगी। तो होपफुली टीम मैनेजमेंट भी अवेयर है इन सब चीजों से और वो ऐसा होने नहीं देगी। 100% अपनी सलाहियतों पर यकीन रखते हुए परफॉर्म करना पड़ेगा पाकिस्तान में, और कर सकते हैं प्लेयर्स। रिसेंटली उन्होंने करके दिखाया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सेमीफाइनल तक तो पहुंचेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं किससे हमारा मुकाबला होगा, क्योंकि सारी टीमें ही परफॉर्म करने लगी हैं। ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा था कि भाई ये मेजबान टीम है, बाहर ना हो जाए। कल उन्होंने भी अपने फॉर्म की जो है वो झलक दिखा दी। इंग्लैंड की टीम ने भी देखा अफगानिस्तान के खिलाफ किस तरह की बॉलिंग की थी। तो होपफुली आगे अच्छी क्रिकेट और हमें देखने को मिलेगी, अल्लाह करे। और आप क्रिकेट ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप इस वक्त मौजूद हैं पर्थ में, तो आप भी इंजॉय कीजिएगा और हमें कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा टाइम देते रहे ताकि हम आपसे जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है उस पर भी तजिया लेते रहे और आपके साथ हम भी मैचेस को एंजॉय करें। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया को तो हमने डिस्कस किया, लेकिन अब चूंकि कल जिम्बाब्वे के साथ पाकिस्तान का मैच है और सलीम खालिक साहब का यही कहना है आपके जो हमारा मिडिल ऑर्डर है अभी भी इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, इस पर हमें मजीद काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ है वो यही है। दूसरी जानिब शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से उनकी फिटनेस को लेके कुछ बातें हो रही थी, लेकिन हमारे तो स्टार है, हम पूरी उम्मीद रखते हैं और दुआ भी करते हैं कि शाहीन उसी तरह से परफॉर्म करें और उसी फॉर्म में वापस आएँ जिसमें उन्होंने हमें बड़े बड़े मैचेस जितवाए हैं। और इंडिया को जिस तरह से डराया हुआ था शाहीन शाह अफरीदी के नाम से, बाकी टीम्स भी डरे और ओवरऑल टीम की जो परफॉर्मेंस है अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, क्योंकि वर्ल्ड कप है जी और वर्ल्ड कप के मैचेस एक्साइटिंग और थ्रिलिंग होने चाहिए। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ आपकी सेहत के हवाले से। हम अपने इर्द गिर्द अक्सर लोगों को देखते हैं कि किसी ना किसी को यंग एज के अंदर बहुत सारे इशू स्टार्ट हो गए। उसकी बहुत सारी जो वजूहात हो सकती हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न हमारी मुझे लगता है लाइफस्टाइल है। हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है। फिज़िकल एक्टिविटी हो, हमारा खाना पीना हो, बहुत महदूद, बहुत लिमिटेड हो गया है। अगर एक रिपोर्ट के मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस दूँ तो 194 ममालिक हैं, इसमें एक सर्वे किया गया जिसमें ख़बरदार किया गया कि अगर फौरी तौर पर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ पे काम ना किया गया तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है। हमारी रोज़मर्रा जो ज़िंदगी है उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बहुत सारी बीमारियों को ट्रिगर करते हैं। हमारे लाइफस्टाइल को हम मेजरली आज डिस्कस करेंगे, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शहला जावेद अकीबा मौजूद हैं, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हैं एंड जनरल फिजिशियन हैं। उनसे हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर शहला, ऑब्वियसली हमारी लाइफस्टाइल बड़ी चेंज हो गई है। शायद हमारे पेरेंट्स के दौर में बड़ा डिफरेंट एक लाइफस्टाइल होता था, उनका उनसे पहले बहुत डिफरेंट होगा। आपको क्या लगता है जो हमारी बहुत यंग एज में बहुत सारे इश्यूज़ ट्रिगर होना शुरू हो गए, इसकी रीज़न क्या है? निर्मला, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारी हेल्थ के साथ रिलेटेड, और मेरा तो काम ही है, मेरे पास पेशेंट्स ही ऐसे आते हैं सब। और उसमें जो जनरली जो मैंने देखा है और स्टडीज़ भी की हैं उसमें ये है कि हमारा एक तो जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो जब से ये गैजेट्स आए हैं, आईटी डिजिटलाइजेशन हुई है हमारे सारे सेटअप्स की, तो हमारे यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा सिटिंग में आवर्स उनके बहुत प्रोलॉन्ग हो गए हैं। एक तो ये बात। सेकेंडली मैंने ये भी देखा है कि इनके जो ऑनलाइन जब से आए ना जॉब्स, तो ये जी हाँ, वर्क फ्रॉम होम, तो ये जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे टाइम डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, लाइक अमेरिका है, कनाडा है, तो इससे उनके जो स्लीपिंग टाइम्स हैं वो बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। दे वर्क एट नाइट, दे गेट अप इन द मॉर्निंग एंड दे हैव वेरी इरेटिक ईटिंग हैबिट्स। ये दो बातें मैंने बताई, एक तो सिटिंग प्रोलॉन्ग, एक ये ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स। तीसरा ऑब्वियसली इसके साथ फिर आता है कि व्हेन यू आर अप लेट एट नाइट, तो फिर आपका ये तीसरी जो फैसिलिटी हमारे मुल्क में आ गई है, होम डिलीवरीज। सो दिस इज अनदर बिग प्रॉब्लम। सो ये मैं सारा रिलेट इसलिए कर रही हूँ, इससे मैं रिलेट इसलिए कर रही हूँ कि ये चीज़ें हमारे मुल्क में जब आई हैं तो हमारे प्रॉब्लम्स एग्रीवेट हुए हैं। ये होम डिलीवरीज, अब हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो उसको उन चीज़ों में होम डिलीवरीज करते हैं जो जनरली उनके घरों में नहीं बनती। लाइक रात को फ्रेश खा लेना, रात को जंक फूड खा लेना, फास्ट फूड खा लेना, डिज़र्ट्स रात को बहुत हो जाते हैं इस तरह ओरिएंटेड। तो इन सब से क्या हुआ है कि दे हैव नाउ अर्ली डायबिटीज़, दैट्स वेरी नाउ इट्स कैचिंग अप। और हमारी जो परसेंटेज है हमारी 18% थी, नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग अ बिग ब्लो इन डायबिटीज़ इन यंगस्टर्स इन द नेक्स्ट 10 years. That is one thing. Secondly, hypertension.
आपने देखा होगा कि हाइपरटेंशन भी यंगस्टर्स में बढ़ती जा रही है। अब एग्जैक्टली डॉक्टर शहनाज, जब हम पहले सुना करते थे अब कि जी बूढ़ों में होता है, हाँ, कि डायबिटीज हो गया, खुदा न खास्ता हार्ट का इशू हो गया, अब यंग लोगों में हार्ट अटैक, इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की, मुझे प्रैक्टिस करते हुए इस वक्त 35 इयर्स हो गए हैं। सो व्हेन आई स्टार्टेड, यू नो, द पेशेंट्स वुड कम एंड से, जब मैं हिस्ट्री लेती थी ना, हाँ जी वो है ब्लड प्रेशर फैमिली में, लेकिन वो तो ओल्ड एज में हुई थी ना मेरे पेरेंट्स को। सो दैट टाइम इवन 35 इयर्स पहले भी दे टुक इट एज रिलेटेड टू ओल्ड एज द हाइपरटेंशन, एंड नाउ दे डोंट से दैट। उनको पता है कि अब यंगस्टर्स में हो रही है, साइलेंट हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। आप देखिए सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, यंगस्टर्स को खेल रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, फुटबॉल में दे आर डाइंग ऑन सडन कार्डियक अरेस्ट, जिम्स में दे आर डाइंग विद अरेस्ट एंड सो मेनी थिंग्स। उसके खैर और भी बड़े रीजंस हैं। तो ये जब ये कहा जाता है कि फिजिकल एक्टिविटी, आपकी मूवमेंट बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, तो फिर ये सारे फैक्टर्स तो ज़्यादा ये सेक्टर फेरे उसमें अब ये देखें, उसमें चौथी चीज़ क्या आई है, दैट इज़ अनदर, जो हमारे मुल्क में अभी तक उस पर ना लाइसेंसिंग सही नहीं हुई, दैट इज़ मसल बिल्डिंग स्टेरॉइड्स, दैट इज़ दैट। वो जितने भी बंद करते हैं वो अभी तक उसकी ना, उसको किसी कैटेगरी में नहीं डाला गया। शुरू किया था पिछली हुकूमत ने इसके ऊपर काम करना, अरेस्ट आज 3-4 को अरेस्ट करके तो काम नहीं बनता ना, पॉलिसी मेकिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो वो जो है ना, दैट इज़ अनदर बिग थिंग विच इज़ हैपनिंग। इन एडिशन टू ऑल दैट, वो जो आप जंक फूड खा रहे हैं, जो मैंने 4 चीज़ें पहले बताई हैं, 5वीं जब इसके ऊपर ये करोगे, एंड देन यू आर, आई मीन, एंड देयर इज नो लाइसेंसिंग ऑफ दोज प्रोडक्ट्स, तो फिर आप व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी। अच्छा डॉक्टर शैला, अब इस पे प्रिवेंशन क्या हो सकती है? अच्छा, प्रिवेंशन में देखिए, प्रिवेंशन में जो मेरे पेशेंट्स हैं, दे गिव मी एक्सीलेंट रिजल्ट्स व्हेन आई आस्क देम कि जी आप अपनी जो स्लीप टाइम्स हैं उसको आप इम्प्रूव करें। हाउ टू इम्प्रूव दैट इज़ ब्रिंग 2 hours 1 hour अ वीक डाउन, ताकि आप थोड़ी सी नॉर्मेलिटीज़ में आएँ। हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर क्या था, ये था ना कि मॉर्निंग एंड इवनिंग को, कुरान में भी मॉर्निंग एंड इवनिंग को स्ट्रेस दिया हुआ है, ठीक है, एंड इवनिंग देन क्लोजेस द एक्टिविटीज़, ये लिखा हुआ है ना। अब आप इसके करीब तो आए ना, not that you start your activities when the evening starts. Exactly. That is what happens. So this is what is the whole cycle. उससे क्या होता है, उससे होता क्या, अगर हम साइंटिफिकली बात करें, उसमें ये होता है कि जो हमारे हार्मोन्स हैं ना, बॉडी स्क्रीशंस, दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू दिस डायर्नल टाइमिंग्स, जिसको डायर्नल टाइमिंग्स कहते हैं ना, मॉर्निंग एंड इवनिंग। बॉडी ने वैसे ही ये काम करना है। डायर्नल हैबिट बॉडी के तो नहीं चेंज कर सकते ना, सुबह और शाम उसने हार्मोन्स वैसे, अपने बॉडी स्क्रीशंस वैसी होनी है, हम उसको उल्टे तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं। सो एंड रिजल्ट इज दैट यू गेट ओबीस, यू गेट हाइपरटेंसिव, यू इवन हैव डायबिटीज़। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग केस। आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ यंग मैन हु केम टू मी कि डॉक्टर शैला, मैंने तो अभी तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो डाइट भी वैसी रखी, मेरा पेट निकल आया। एंड आई सेड, एंड ही वाज वेरी वेरी सेंसिबल। तो आई स्टार्टेड, मैं बहुत ज़्यादा, मेरी आधे घंटे की क्लास होती है उनके साथ ना, तो मैंने कहा अच्छा कुछ याद करो, व्हाट हैज़ हैपेंड, व्हाट हैज़ चेंज्ड योर एनी पैटर्न, लाइफ पैटर्न। देन ही सेड कि यू नो माय फादर हैड स्ट्रोक, और मैंने नाइट की ड्यूटी अपने लिए ले ली है। एंड देन ही रिलेटेड दैट, you know, even he was good, doing a good thing, but he never realized कि जी ये जो चीज़ है, उसकी सेहत पे impact, उसकी सेहत में impact, this is so common, people have to realize that। और उसका भी हल है ना, मैंने कहा भाई आप टाइम डिवाइड कर लो, आप आधी रात बेटे को दो, आधी रात खुद लो, समथिंग जिससे भी हम हेल्प कर सकते हैं, but unless they get aware, they will not do it। अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, पब्लिक अवेयरनेस। डॉक्टर शैला, अवेयरनेस की आप बात करी हैं, हमारे यहाँ जो अवेयरनेस है, अब हमारे हाथ में गैजेट्स, इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी बहुत इजी है। मतलब हम इंटरनेट पे अपनी बीमारी से रिलेटेड कुछ गूगल करते हैं, वैसे तो आई प्रेफर ना किया करें, ऐसे लगता है दुनिया की सारी बीमारियां आपको हैं, बट स्टिल आपको लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी है और इसमें कुछ नेगेटिव? देखिए, द थिंग इज कि गैजेट यूज करें, लेकिन उसको राइटली भी यूज करें ना अपनी हेल्थ के लिए। उसको वो इंफॉर्मेशन लें, या अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली भी है
तो डू डिस्कस विद द डॉक्टर, विद द फिजिशियन, बिकॉज हर चीज़ गूगल में आपको समझ नहीं लग सकती। अगर आप हर चीज़ समझ जाएंगे तो फिर डॉक्टर का क्या काम है? डॉक्टर का क्या में, सही बात है। अच्छा, अब इसी तरह जो आपने फिजिकल एक्टिविटी की बात की, अभी तो एंड में, चूंकि सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करी हूँ, मैं चाहूंगी टाइम हमारे कम है, हम इसको जल्दी से कैटर कर लें कि आप एंड पे फिजिकल एक्टिविटी कितनी जरूरी है उस पर बात कर लें, और क्या लाइफस्टाइल में हम चीजें ऐड कर लें तो हमारी लाइफ बैलेंस हो। अब एक तो हमने स्लीप बात कर ली, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो फिजिकल एक्टिविटी है, दैट इज अनदर वेरी बिग थिंग दैट वन शुड ऐड इन वंस लाइफस्टाइल। इसमें फिजिकल एक्टिविटी, इसमें ये नहीं है कि आपने मसल बिल्डिंग ही करनी है, ये भी रॉन्ग नोशन है विद द यंगस्टर्स। यू हैव टू मेंटेन अ सर्टेन लेवल ऑफ योर वेट। ज़रूरी नहीं है कि आपने 0 साइज ही होना है, ये भी गलत है। एक्सट्रीम्स में ना जाओ, रिमेन आप बैलेंस एंड टेक आउट दैट रेंज। हर चीज़ का दिया होता है, वो हर एक को पता है। सो विद इन द रेंज एंड उसके अंदर ही रहो। अगर 2-1 किलो बढ़ गया या 2 किलो कम हो गया, दैट्स फाइन, बट यू नो डोंट बी एग्रेसिव, बिकॉज ओबीस से बहुत हो जाते हैं। एंड व्हेन यू स्टार्ट लूजिंग वेट, एक और बॉडी की प्रॉब्लम आ जाती है, लूजनेस हो जाती है, फिर आप डी शेप हो जाते हैं, फिर आप उसको वो प्रॉब्लम्स को शुरू हो जाते हैं। सो इसमें ट्राई टू मेंटेन रेंज ऑफ वेट, रेंज जो आपका नॉर्मल रेंज है। और ये हमें चाहिए बचपन से ही हमारे पेरेंट्स भी करें। दे ऑल्सो हैव टू टीच देयर चिल्ड्रन। ये जो होता है ना कि जी मदर बिजी है व्हाट्सएप पर तो बच्चे को फ्राइज दे दो, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग विच इज हैपनिंग। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया, बट दिस इज वेरी कॉमन। ये अपनी जान बचाने के लिए ना, अपना टाइम बचाने के, मेरा व्हाट्सएप ना खराब हो उसको सिर्फ। और बच्चों को हम गैजेट्स भी इतनी छोटी एज में दे देते हैं कि हमारा व्हाट्सएप ना खराब हो। That's so unfortunate. Thank you very much डॉक्टर शैला, बहुत शुक्रिया, आपने इतने कम टाइम में इतना बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन किया। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनानी है। आपके स्लीपिंग पैटर्न्स हो, आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो, आप दीगर चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ में शामिल करेंगे तभी आप हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं, और ये मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी इतना केओस है, उसमें आपकी सेहत तो अच्छी होनी ही चाहिए। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको दिखाते हैं अपना सेगमेंट एक्सप्रेसो किताब, जिसमें वकार अहमद मलिक बात कर रहे हैं अक्से पाकिस्तान पे। देखते हैं आज का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। आज की जो किताब है वह है अक्से पाकिस्तान, जन्नत नज़ीर गोशे। राजा निसार अहमद ने इसको तहरीर किया है, और ये किताब क्यों आपके घर में होनी चाहिए इस पर बात करते हैं। सियाहत के हवाले से देखें तो पाकिस्तान का मवाजना शायद ही किसी मुल्क से किया जा सकता हो। अगर हम लैंडस्केप की बात करें, अगर हम खूबसूरतियों की बात करें, अगर हम इसके हुस्न की बात करें, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें कि जो ट्रैवल गाइड्स लिखी गई हैं वो पाकिस्तान में बहुत कम लिखी गई हैं उर्दू में। और अदरवाइज़ इंटरनेशनल बैन अवी सतह पे हमें ट्रैवल गाइड्स मिलती हैं। कराक्रम है, आज़म शाह का काम है, बहुत खूबसूरत काम है, और जनरली मकामी जो हमारे टूरिस्ट है वो भी उन्हीं को फॉलो करता रहा है। अब कुछ अरसे से बहुत अच्छी गाइड्स जो हैं वो उर्दू में लिखी जा रही हैं। अब्दूहू का काम जो है, मोहम्मद अब्दूहू, उनका काम आपको बताया था कि कितना खूबसूरत है, पहाड़ों के हवाले से रिसर्च भी कमाल है और कमाल काम है। इसी तरह ये जो काम है राजा निसार अहमद, ये कमाल है अक्से पाकिस्तान, जन्नत नज़ीर गोशे। और ये बड़ी बुनियादी मालूमात हैं जो कि आपको हमें होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा रिसर्च या बहुत ज़्यादा इस तरह नहीं है कि किसी पहाड़ के हवाले से या उसकी तारीख या किसी मकाम के हवाले से बहुत डिटेल में लिखा गया हो। ये बिल्कुल एक प्रिसाइज, बहुत ही मुख्तसर, बहुत ही जामे किस्म की इंफॉर्मेशन है जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा मुआविन, उनके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है, जो कि टूर पे जाना चाहते हैं और वो फौरी तौर पे एक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन को उन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम किया जो कि बहुत ही कमाल है। एक सफ़े पे इन्होंने उर्दू में तहरीर किया है। मिसाल के तौर पर जो वादी हिरामोश है, वादी हिरामोश जिसका हुस्न जमाल करता है मदहोश। अब इसके हवाले से इन्होंने जितने भी वहाँ पे जो पीक्स हैं इंक्लूडिंग हिरामोश की ऑफ कोर्स, और ये तमाम जो ट्रैक है गिलगित से उसका जो फासला है और किस तरह वहाँ जाया जा सकता है, इसके अलावा जो रास्ते में जो गांव आते हैं, रास्ते में जो कैंपिंग साइट्स आती हैं, तो इसको उन्होंने मुख्तसर करके यहाँ पे तहरीर कर दिया है। साथ जो है वो तस्वीर दे दी गई हैं। मिसाल के तौर पे सफ़े पे 4 तस्वीर हैं जो कि वादी हिरामोश से मुतल्लिक़ हैं। इसी तरह जो अगला है वो कुतवाल झील है, वादी हिरामोश का अनमोल नगीना। अब कुतवाल झील जो है इन्होंने उसको अलहदा किया है बिकॉज वो फिर डिटेल बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हिरामोश वैली के अंदर ही कुतवाल झील को अलहदा और उसके अलावा उस पर उसकी जितनी भी मालूमात हैं वो बता दी हैं। फिर आप ये देखिए कि जो वादी स्तोर है उसके हवाले से फिर कि वो अच्छा जनरली ये जो सफ़र है
ये गिलगित से भी बता देते हैं कि गिलगित से फ़लाँ मकाम जो है वो कितने किलोमीटर है और जो रावलपिंडी से उसका डिस्टेंस कितना है। तो जनरली इन्होंने जो अपना बेस सिटी रखा हुआ है वो बहुत दुरुस्त रखा हुआ है रावलपिंडी इस्लामाबाद, क्योंकि उसके बाद हमें रावलपिंडी इस्लामाबाद से हम रिलेट करके बहुत आसानी से हमारे जहन में आ सकता है कि कौन सी जगह कितनी दूर है। तरशिंग जो है वादिया स्टोर में, अब उसको अलहदा से बहुत ही खूबसूरत उसकी तस्वीर हैं और इसके अलावा उस पर बहुत अच्छी मालूमात है। रावलपिंडी से 14 घंटे की मुसाफत के बाद और रायकोट पुल से 35 मिनट सफ़र के बाद थलीची से अस्तोर 57 किलोमीटर और 2 घंटे का सफ़र है। तो ये वक्त और जो टोटल किलोमीटर्स हैं और जो बुलंदी है यानी एल्टीट्यूड है और वहाँ पे आपके ठहरने के लिए क्या इंतज़ामात हो सकते हैं, होटल वगैरह के हवाले से मालूमात, इस तरह की बेसिक मालूमात है। साथ जो तस्वीर हैं तो वो सपोर्टिव हैं, जो आपको बता देती हैं कि वो जगह जो है वो आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। गो की ये तस्वीर इस तरह की हैं कि कोई ऐसा सफ़ा नहीं होगा, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पे आप ना जाना चाहेंगे। फिर देवसाई है, देवसाई पे उन्होंने बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ है। वादी नोमल है, श्योसर झील है और वादी नगर है। और वादी नगर में फिर जो अहम मकामात आते हैं वो हैं फेरी मेडोज़, वादी गिज़र और कटोरा झील और वादी कुमराट की तरफ चले गए। नारान वैली है, नारान वैली में जो कुछ है, तो ये जनरली पाकिस्तानी शुमाल में जो कुछ भी है इन्होंने कवर करने की कोशिश की है। इवन मरी, पत्रियाटा और उसके बाद इवन खेड़ा साल्ट माइंस यानी साल्ट रेंज है यहाँ तक। तो अक्सर पाकिस्तान की ये जो किताब है ये बेसिकली इस हवाले से बहुत अहम है कि जो पाकिस्तान के काबिल ज़िक्र तो नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि जो अहम तरीन सियाहती मकामात हैं, क्योंकि काबिल ज़िक्र तो जो हैं वो बहुत सारे हैं और हो सकता है वो ज़्यादा काबिल ज़िक्र हों जो ज़्यादा मशहूर नहीं हैं, लेकिन जो बहुत अच्छे, जो बहुत मशहूर सियाहती मकामात हैं जहाँ पे आप फैमिली के साथ जा सकते हैं, तो उन तमाम को इकट्ठा किया गया है। और ऐसी किताब जब भी आती है तो मेरा दिल इसलिए खुश होता है कि जितनी ट्रैवल गाइड्स जो हैं, जितनी भी इस तरह सफरी जो रहनुमाई की किताबें हैं वो जितनी पाकिस्तान में आएँ वो कम हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस हवाले से उर्दू में बहुत कम काम हुआ है। ये था अक्से पाकिस्तान, जन्नत नज़ीर गोशे, राजा निसार अहमद। देखते रहिए एक्सप्रेसो किताब। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। नाजरीनो हाजरीन, अब हम आपको कराने लगे हैं एक्सरसाइज और उसके लिए हाफिज खालिद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी ओवर टू यू। थैंक यू अर्मिला। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, हम ट्राइसेप की एक्सरसाइज करेंगे। हमने पहले की थी बाइसेप की एक्सरसाइज, अब हम करेंगे ट्राइसेप की एक्सरसाइज। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसकी एक्सरसाइज करने से पहले एक्सरसाइज के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो पूरे होने ज़रूरी हैं। जब तक आप वो पूरे नहीं करेंगे आपकी एक्सरसाइज कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। एक तो जिम के अंदर जब आप एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपका वार्म अप अच्छा होना चाहिए। जब आपका वार्म अप अच्छा होगा तो इंजरी होने के चांसेस नहीं होंगे। अमूमन ये होता है कि लोग जिम में आते साथ ही वेट उठा लेते हैं, ना कि वार्म अप अच्छा करते हैं। उससे ये होता है कि उनमें फिर इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 2-3 माह बाद वो ट्रेनिंग छोड़ देते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज। सबसे पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा। हम करेंगे ट्राइसेप की एक्सरसाइज। ट्राइसेप में हम सबसे पहले साइड टम्बल करेंगे। इसका ये हमारा एंगल होगा, ये वाला। और इसमें मेक श्योर फर्स्ट कि आपने सबसे पहले अपना ट्राइसेप जो है इसको स्क्यूज करना है। और उसके बाद आपकी जो रेपिटेशन है, ये टोटल हमारी रेपिटेशन होंगी 10 to 12 और नंबर ऑफ सेट होंगे हमारे 3 to 4। ये इसका एंगल होगा हमारा। इसी तरह ही आपने लेफ्ट साइड पे सेम यही एंगल जो है लेफ्ट आर्म पे हम करेंगे। ये ट्राइसेप हमारा जो है इसको स्क्वीज करना है ऊपर ला के आपने। अच्छा, उसके बाद हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये बैक की एक्सरसाइज हम करेंगे ट्राइसेप की, ये वाली। ये इसको स्ट्रेट पूरा लिफ्ट करना है, देन रिलीज। ये हमारी तमाम एक्सरसाइज जो है ये हम कर रहे हैं ट्राइसेप के लिए। ट्राइसेप की एक्सरसाइज करते हुए सबसे पहले आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपका ट्राइसेप जो है वो प्रॉपर वार्म अप है। अगर प्रॉपर वार्म अप है तो फिर आपको इंजरी नहीं हो सकती। अच्छा, उसके बाद हम इसको लेट कर करेंगे। सबसे पहले हमारी जो एक्सरसाइज है वो सबसे पहले हम इसके बाद करेंगे अपना नैरो ग्रिप। नैरो ग्रिप के लिए अगर आपके पास घर में बेंच नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप मैट पे भी लेट के कर सकते हैं। ये देखें, इसका ये एंगल है, ये वाला। ये है हमारी ट्राइसेप की एक्सरसाइज और नैरो ग्रिप है। नैरो ग्रिप की रेपिटेशन होंगी 10 to 11, 10 to 12। देन
अच्छा, इसके बाद हम ट्राइसेप की ही एक्सरसाइज करते हैं। ये वाली, अगर यहाँ पे आप लॉक कर लें अपने ट्राइसेप को, ये एंगल है ट्राइसेप का। देन लेफ्ट पे भी यही एंगल हम करेंगे, इसको यहाँ पे होल्ड करके ये हमारी टोटली एक्सरसाइज जो है ये सारी हम कर रहे हैं ट्राइसेप के लिए। अच्छा, ट्राइसेप की एक्सरसाइज में हम बैक डंबल जो है इसको बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं। ये परफेक्ट एंगल है आपका। मेक श्योर फर्स्ट कि जब आपकी वेट ऊपर जाएगा तो उसके बाद आपने मसल को स्क्वीज करना अच्छे से, ट्राइसेप को। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अच्छी डाइट भी बड़ी ज़रूरी है आपके लिए। और डाइट में सबसे पहले आपको, यानी जो भी आप खा रहे हैं उसके अप्रॉक्सीमेटली कोई 1 घंटे बाद आप दोबारा एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 15 मिनट पहले कुछ खाते हैं उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। अच्छा, ये आपकी हो गई फोर आर्म की एक्सरसाइज। अभी हम करेंगे फोर आर्म की एक्सरसाइज। ये मेक श्योर फर्स्ट कि आपके दोनों हैंड एक जैसे होने चाहिए। नंबर ऑफ रेपिटेशन भी होंगे 10 to 12। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट ट्रेनिंग इंशाल्लाह आपके लिए फिर लेकर आएंगे। अब चेस्ट की ट्रेनिंग करेंगे और इसके बाद हम बाकी जो पार्ट्स हैं उसके भी हम साथ साथ एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने सुबह सुबह इतनी अच्छी एक्सरसाइज बता दी। हाफिज़ खालिद मलिक हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन अभी हम याद करेंगे बहादुरी की अजीम और लाजवाल दास्तान रकम करने वाले आज़ाद जम्मू कश्मीर के सपूत नाइक सैफ अली जंजुआ का, जिनका यौम शहादत है आज। उनके हवाले से आपको बताएं तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के ज़िला कोटली की तहसील निक्याल के गाँव में 25 अप्रैल 1922 को पैदा हुए। उन्होंने 18 साल की उम्र में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की रॉयल कोर में बतौर सिपाही शमूलियत इख्तियार की। इस दौरान वो दूसरी जंग अजीम में 4 साल बैरून मुल्क महाज पर तैनात रहे और जंग के बाद उनकी जो यूनिट है जलंधर और लाहौर में तैनात हुई। क़याम पाकिस्तान के बाद वो अपने आबाई इलाके में आ गए और सरदार फतेह मोहम्मद किरलवी की हैदरी फोर्स उन्होंने शामिल हुए और बाद आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट का हिस्सा बनी। और सैफ अली जंजुआ की जो कायदाना सलाहियत है उन्हें देखते हुए नाइक के ओहदे पर तरक्की दे दी गई, जहाँ उन्होंने भारतीय फौज के जो पूरे ब्रिगेड से जवान मर्दी के साथ मुकाबला किया और लाजवाल दास्तान रकम की जुर्रत और बहादुरी की उनकी प्लाटून ने दस्तयाब जो फायर पावर है और मुख्तसर नफरी के साथ भारतीय ब्रिगेड के 4 हमले पसपा किए और 16 अक्टूबर 1948 को जामे शहादत नोश किया। उन्हें जो है हिलाल कश्मीर अता किया गया, जो कि निशान हैदर के मसावी आज उनको हम याद करे थे। और हुकूमत ने 30 अप्रैल 2013 को एक यादगारी टिकट भी जारी किया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।